नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर शुरुआती तेजी अब कम होती जा रही है। चांदी तो अब आधे % तक टूट चुका है। लेकिन कच्चे तेल में भी रिकवरी की जो कोशिश थी, शुरुआती कारोबार में 1.25% तक की तेजी दिख रही थी, अब वो तेजी भी सिर्फ आधी रह गई है। तो ये तो हाल है, लेकिन आगे क्या आपको करना चाहिए? चलिए शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 4 मेहमान होंगे जो आज आपको मदद करेंगे। विटुपन मजुमदार हैं bmazumdar.com के, दिव्या गगलानी एक्सिस सिक्योरिटी से और अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से। और आगे हमारे साथ महेश गुप्ता होंगे, सर्वेयर हैं, जो राजस्थान में ग्वार की खेती का हाल हमें बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात चांदी की करते हैं, क्योंकि चांदी में अचानक से गिरावट बढ़ी है। विटुपन बताइए, चांदी में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद? देखिए विश्व मोहन जी, अभी फिलहाल जो काउंटर है अभी चांदी में ग्लोबली थोड़ा वीकनेस ही दिख रहा है। जिस तरह से रिकवरी का कोशिश किया था वहां से भी फिलहाल वो रिकवर अभी ऑलमोस्ट खत्म होकर अभी मार्केट डाउन साइड मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक डेटा आ रहा है यूएस का, सिग्निफाइंग कि यूएस में एक मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन भी है, और जिसके कारण इंडस्ट्रियल कमोडिटी हो या बेस मेटल में हो या सिल्वर में भी थोड़ा बहुत सेलिंग आ रहा है। और फिलहाल जो मोमेंटम आज का, कल का क्लोजिंग था, फ्राइडे का क्लोजिंग, और आज का जो इनिशियल मॉर्निंग मार्केट का एक्शन, इस तरह से लग रहा है कि थोड़ा सा शायद ये सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। जो एमसीएक्स का 82,000 के आसपास चल रहा है, 82,500 के आसपास जो सिल्वर चल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से और 1,000 रुपए डिक्लाइन बन सकता है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए एक मोमेंटम डिक्लाइन बनेगा। लेकिन और एक चीज याद रखना चाहिए कि हम लोग को यूएस का जो सीपीआई रीडिंग है, वो सीपीआई का डेटा आने वाला है गोइंग फॉर दिस वीक। तो अगर वो रीडिंग एक्सपेक्टेड है 2.6, तो वहां से कहीं ना कहीं अगर रीडिंग बिलो 2.6 के नीचे आता है, 2.5, 2.6 भी आता है, तो ये शायद एक हो सकता है सिनेरियो कि रेट का जो भी है प्रॉब्ली 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा होगा या गोइंग फॉर फर्दर रेट कट होगा। तो इसके कारण जो भी इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसके कारण इसमें सेलिंग मिल रहा था, तो शायद ये बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए ऑन इमीडिएट टर्म अगर सिल्वर में शॉर्ट करना है तो सिल्वर में डे हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, आज का जो दिन डे हाई है या एटलीस्ट बेटर इज 83,300 के आसपास स्टॉप लॉस लाके इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग को ज्यादा होल्ड ना करें। तो सेल कर सकते हैं, लेकिन सेलिंग को होल्ड नहीं करने की सलाह विटुपन की तरफ से आ रही है। अब देखिए 82,400 पे आ गया है, करीब करीब 350 रुपए की गिरावट चांदी में दिख रही है। और गोल्ड को अगर देखें तो गोल्ड भी ऊपरी स्तरों से फिसला है और गोल्ड का भाव अब आ चुका है 71,300 रुपए के नीचे। दोनों ही काउंटर दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। अनुज जी बताइए, गोल्ड सिल्वर में क्या सलाह दे रहे हैं आप? मॉर्निंग, देखिए अगर हम सेंटीमेंट वाइज देखें तो मार्केट थोड़ा फ्लैटिश जोन में है, मगर कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट हाँ, एक सपोर्टिव लेवल्स भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में आते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनली करीबन 2490 के आसपास चल रहा है, और चांदी जो है करीबन 2775 के आसपास चल रही है। $27 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिल्वर में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि निचले स्तरों पे ले सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि ऊपर में एक बार भाव अगेन 83,300, 83,500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि ले सकते हैं। हालांकि मॉर्निंग से थोड़ा मार्केट में करेक्ट आया है, तो थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दे, फिर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ने जो लेवल दिए 82,700, उसके काफी नीचे है चांदी, तो करंट लेवल पे खरीदे कि क्या करना चाहिए? तो देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करें। नीचे अगर प्राइस एक बार दोबारा से 82,000 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस को मैं रिवाइज करना चाहूंगा, करीबन 81,550 का लगाएं और ऊपर में 83,500 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इवनिंग के आसपास मुझे लगता है कि मार्केट में एक बाउंस आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 दिन कोई मेजर डेटा नहीं है। सीधा जो डेटा आएगा वो सीपीआई का डेटा आना है यूएस का, और वहां से इंडिकेशन आ रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो जो डिप मिलता है 82,000 के आसपास, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $27 के आसपास, तो वहां पे अगर प्राइस मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो खरीदारी करें, लेकिन यहाँ पर डिप में खरीदारी करें। जो लेवल्स है उन्होंने रिवाइज कर दिया है। 81,550 के स्टॉप लॉस के साथ आपको चांदी खरीदना है, और करंट यहाँ 82,400 पे भी नहीं, आपको 82,000 तक आने दे, वहां पर एंट्री करने की सलाह अनुज जी की तरफ से है। गोल्ड में बताइए सर, करंट लेवल पे खरीदे अनुज जी? ये गोल्ड में मुझे लगता है कि अगर हम मोमेंटम वाइज देखें, क्योंकि वीकली हमें लगता है कि स्ट्रांग रहेगा, मार्केट के अंदर मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड हमें लगता है कि अगर नीचे आपको डिप मिलता है, और करीबन अगर हम रेट वाइज बात करें
तो गोल्ड का अगर प्राइस कहीं ना कहीं 71,000 के आसपास मिलता है तो वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। मीन्स अगर हम डॉलर वाइज बात करें तो $2480 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल भी काफी अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहां से एक अच्छा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो $2480 के आसपास मिले या 71,000 के आसपास मिले तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में अगेन आपको 71,700 71,800 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें यहाँ भी, क्योंकि डेटा नहीं है, मॉर्निंग से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा जल्दी ना करें खरीदारी करने के लिए। 71,000 के आसपास मिले तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए आप बताइए दिव्या गगलानी जी, अब आपको क्या लग रहा है, क्या आप भी अपने बदलाव करेंगे अपने कॉल्स में? जी, हमें अगर सबसे पहले चांदी की बात करो तो चांदी लास्ट 2 वीक से सेलिंग प्रेशर में ही है। हमें लास्ट 2 वीक से बैक टू बैक एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिल रहा है। न्यूज फ्लो जो आ रहे हैं प्राइजेस के लिए वो एज ऑफ नाउ नेगेटिव है। लास्ट वीक जो भी चाइना के और से इकोनॉमिक डेटा आए वो प्राइजेस के लिए काफी नेगेटिव है। उसकी वजह से जो ट्रेडर जो सेंटिमेंट है वो बुलियंस के लिए नेगेटिव हो गए। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो सेल ऑन प्राइस हम लोग कर सकते हैं। मैं लेवल जो तो चेंज करना चाहूंगा, 83,000 के आसपास हम लोग सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 83,500 का रखें और नीचे में जो टारगेट है 82,400 का मेंटेन करके चलें। 83,500 का स्टॉप लॉस टारगेट, आपने नया टारगेट क्या दिया है? 82,400। ओके, 82,400 के टारगेट के साथ चांदी बेचने की सलाह। गोल्ड का नया टारगेट क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपके दोनों टारगेट आ चुके हैं और जो आपने बेचने की सलाह दी थी उसमें क्या बदलाव करें, कहाँ पे बेचना चाहिए गोल्ड को? गोल्ड की में अगर मैं बात करूं आपको तो गोल्ड में भी हमें एक लास्ट हमें 2-3 वीक की मैं बात करूं तो हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने मिल रहा है। ट्रेडर्स के लिए अभी कुछ नया है नहीं मार्केट में एज ऑफ नाउ। जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है वो एज ऑफ नाउ डिस्काउंट हो चुके हैं। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है हाई लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये भी सीपीआई का डेटा अगर कुछ सरप्राइज में आता है तो मे बी प्राइस सपोर्ट मिल सकता है। पर एज ऑफ नाउ अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो प्राइसेस जो है 72,000 के ऊपर सस्टेन हो नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई काफी ज्यादा है, तो प्राइस वो लेवल को अब्जॉर्व नहीं कर पाती है। तो जब तक वीकली बेसिस पे 72,000 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक मेरा व्यू सेल ऑन प्राइस का रहेगा। गोल्ड हम 71,600-700 के करीब सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरा सेम रहे 72,000 का और नीचे टारगेट है वो 71,000 रख सकते हैं। ओके, 71,000 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह। तो एक बार अपडेटेड रिवाइज कॉल दिव्या के गोल्ड और सिल्वर के स्क्रीन पे चला दीजिएगा। तो ये नए लेवल से नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस भी दिए गए हैं, वो बताइएगा। आप बताइए बिटकॉइन गोल्ड पर आप कहाँ पे किस लेवल पे बाइंग की सलाह दे रहे हैं? देखिए विश्वमोहन जी, अभी गोल्ड एग्जैक्टली एक रेंज में ही बना हुआ है जो अनुज ने भी बताया था। ये एक रेंज है 2530 और नीचे 2480-85 का। अभी फिलहाल चल रहा है 2489 के आसपास। तो गोल्ड का M6 में अगर भाव के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो 71,000 से 71,200 का एक लेवल बना है जहां पे सपोर्ट लेना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशन है फिलहाल के लिए, जब ये रेंज बाउंड है तो यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे बॉटम में शायद बाइंग आ सकता है। तो यही रेंज में मेरे हिसाब से 71,200 के आसपास मैं प्रिफरेबली थोड़ा एक रिस्क लेना चाहूंगा वहां पे बाय करके स्टॉप लॉस के साथ, विथ टारगेट ऑफ 71,700। थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव टारगेट नहीं लेना है, जैसे कि अभी जो लेवल है 72,000 का, जो 70,100 के आसपास जो M6 का लेवल है, ये हॉराइजॉन्टल रेंज का टॉप है। वहां पे ऊपर अगर ये कॉन्विंसिंगली क्लोज देता है तब ये बाजार ऊपर जाएगा। सपोर्टिव फैक्टर जो भी है सीपीआई का एवेटेड, वो अगर ट्रिगर करता है तो इस वीक शायद ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो फर्दर ट्रेड के लिए आइडिया मिलेगा। ओके, चलिए क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में आज शुरुआती कारोबार में ठीक ठाक तेजी दिख रही थी, वो तेजी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब सिर्फ आधे % की तेजी बची है, आधे पौन % की। 5,750 पे MCX क्रूड है। दिव्या क्या कॉल है, क्या करना चाहिए, कॉल खरीदे या पुट खरीदे, ऑप्शंस के जरिए ट्रेड की सलाह दे? मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो सेंटीमेंट जो ओवरऑल वीक है। लास्ट वीक हमने देखा कि ऑलमोस्ट 8% क्रैश हुआ मार्क 9 के अंदर। ये एक वर्स्ट वीकली फॉल है आफ्टर 29 जनवरी। तो इससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि जो मार्केट में भी एज ऑन सेंटीमेंट चल रहा है वो ओवरऑल काफी बेरिश है प्राइसेस के लिए। और कोई भी रैलीज आती है प्राइसेस में तो बेच के चले। 5,800 का जो पुट ऑप्शन है वो 120 से करीब बाय करे। स्टॉप लॉस हम 90 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 170 का मेंटेन करें। ओके, आपकी कॉल क्या है अनुज जी क्रूड पर? देखिए क्रूड के अंदर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 5,700 के आसपास
खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5,650 का लगाए, टारगेट करीबन 5820 तक देखा जा सकता है। हम देखें तो WTI करीबन $68 के आसपास चल रहा है, ब्रेंड भी ऑलमोस्ट 71-72 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं प्राइस थोड़े ओवरसोल्ड जोन में आए हैं। हमने देखा लास्ट वीक भी करेक्शन था, उससे पहले भी करेक्शन था, तो लगातार 2 हफ्तों से करेक्शन देख रहे हैं। एक रिलीफ रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखा जा सकता है, एक बाउंस बैक आ सकता है। हालांकि $70 WTI के लिए रेजिस्टेंस रहेगा और $75 ब्रेंड के लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो इनके लेवल ये ब्रेक करना थोड़ा सा मुझे लगता है कठिन है, मगर हाँ करंट रेट में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और डीप आता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऑप्शन वाइज अगर देखें तो 5700 की जो कॉल ऑप्शन है करीबन 166 रुपए के आसपास चल रही है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 120 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट करीबन 210 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रूड में देखने को मिल सकती है। एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस नीचे आए तो हो सकता है कि आगे चलकर कुछ प्रोडक्शन में कटौती की बात यहाँ पर होती हुई दिखाई दे, जिससे प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखी जा सकती है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स के साथ काम करने की सलाह अनुज जी की है। आप बताइए बिटूपन, आपकी सलाह क्या है? जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है अनुज ने, आई एम ऑन द सेम व्यू। क्रूड ऑयल में देखिए लास्ट वीक भी अनुज ने भी बताया था, हम लोगों ने भी सभी ने बताया था कि 6,200 के आसपास से मार्केट गिरेगा, वहां से गिर के 5,700 के आसपास पहुंच गया था। 5,800 का हम लोग का टारगेट था, उससे ज्यादा गिर गया था फिलहाल। तो फिलहाल जो सिनेरियो है, एक तो ट्रिगर है कि प्रोबेबली एक सप्लाई कट का बात भी चल सकता है, और सेकंड प्रोबेबली डेटा भी इंपॉर्टेंट है। यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो भी बाय करना है तो एक रिस्क ट्रेड मान के ही चलिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लियर कट ट्रेड है, तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 5,700 5,720 के आसपास बाइंग बनेगा, थोड़ा स्टॉप लॉस 5,640 सब के लेवल के आसपास बनेगा। रिकवरी शॉर्ट कवरिंग रही होगा तो 5,820 5,850 इस तरह का टारगेट बन सकता है। अगर मैं ऑप्शन के जरिए अगर थोड़ा डिफेंसिव प्ले करने के लिए जाता हूं तो 5,750 का जो कॉल है वो 141 के आसपास अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। तो ये 110 120 के आसपास मिलता है तो लेना चाहिए, विच टारगेट ऑफ 190 to 200 विद स्टॉप लॉस बिलो 75। तो इस तरह से क्रूड ऑयल में एक डिफेंसिव ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। ओके, तो ये सलाह बिटकॉइन की। नेचुरल गैस में आज काफी गिरावट दिख रही है, 3% से ज्यादा टूटा हुआ है। क्या लग रहा है आपको अनुज जी? यहाँ पर 185 के आसपास है, 3% नीचे, क्या करना चाहिए? लास्ट वीक हमने अच्छी खासी एक रिकवरी नेचुरल गैस में देखी थी। हमें लगता है कि क्योंकि आगे जैसे विंटर सीजन है तो उसका डिमांड रहेगा, तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। करीबन 177 178 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 171 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट 194 197 तक देखा जा सकता है। हालांकि 200 का स्ट्रॉन्ग एक लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि मुझे लगता है कि अगर वो ब्रेक होता है तो एक अच्छी रैली हम नेचुरल गैस में देख सकते हैं। मगर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 170 को भी मार्केट ने काफी हद तक होल्ड किया है। तो 170 से लेकर 200 के बीच में हमें लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है। बट हाँ, जिस तरीके से एक हमने लास्ट वीक रिकवरी देखी है, हमें लगता है कि दोबारा से यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है। तो 177 178 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं नेचुरल गैस में। ओके, आप बताइए देवे, आपकी कॉल क्या है? ऑप्शंस में क्या ट्रेड लें एनजी में? नेचुरल की मैं बात करूँ तो 180 175 के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है। प्राइजेस ने लास्ट वीक अटेम्प्ट किया था 195 के ऊपर ब्रेक करने का, अपन सक्सेस नहीं हो पाया। पर ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो ऐसा लगेगा कि नेचुरल गैस साइडवेज रह सकता है ये वीक में, अनलेस एंड अनटिल 200 के ऊपर हमें कुछ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना देखने मिले। इंट्राडे के लिए 1-2 दिन के लिए हम 180 का जो कॉल ऑप्शन है वो 9 रुपीज के आसपास खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 7 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 12 का मेंटेन करके चले। तो 180 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है दिव्या की। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको हम ग्वार की रिपोर्ट लेकर आएंगे कि ग्राउंड में क्या कुछ हाल है ग्वार की खेती का। हमारे साथ महेश गुप्ता भी होंगे, सर्वेयर हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है ग्वार को लेकर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं ग्वार की। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश गुप्ता हैं, सर्वेयर हैं। ये राजस्थान के कई जिलों में इन्होंने सर्वे किया है, ग्वार की खेती का हाल लेकर आए हैं। महेश जी बताइए, क्या रिपोर्ट है आपके पास? बीकानेर और गंगानगर जो 2 मेजर बेल्ट है यहाँ पर बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन वाले बेल्ट यही है, तो इससे काफी कुछ आइडिया लग जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने जो सर्वे किया है वो मेड़ता एरिया से स्टार्ट किया था। तो मेड़ता जो एरिया है वो पिछले साल बहुत अच्छा ग्वार दिया था इस एरिया ने और बहुत अच्छी सप्लाई दी थी। लेकिन इस बार वहां पर इतनी बरसात हुई है कि अभी भी
15 से 20 किलोमीटर एरिया में खेतों में सिर्फ पानी भरा हुआ है। वो फसल पिछले साल मेरे कमर के बराबर थी और उसमें फलियां लग चुकी थी इस पीरियड में 8-10 अगस्त को, लेकिन अब की बार उसमें अभी तक सिर्फ पानी भरा हुआ है और 2-2 फीट के जो पौधे हो चुके थे वो पानी से नष्ट हो चुके हैं पूरे मेड़ता एरिया में। इसके अलावा रावला, खाजूवाला, गड़साना जो एरिया है, जो नहरी क्षेत्र है, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ है काफी। और वहां भी जो नहरी क्षेत्र में जो बिजाई हुई थी वो बहुत नुकसान के स्थिति में पहुंच चुकी है आज की तारीख में। रहा सवाल हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर एरिया में भी जो फसल की बढ़वार तो काफी बड़ी हुई है, लेकिन उसमें ना फंगस और वो जो लगा है, फंगस की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। फंगस की वजह से उसमें फलियां नहीं लग पा रही है और वो पौधा सिर्फ बड़ा हो चुका है और खेत में उसमें फलियां नहीं लगने से हो सकता है किसान उसमें तवी चला दे, ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है। राजसवाल जैसलमेर का जब अभी के नुकसान को कितना ये सही माना जाए या अभी वेट करना चाहिए अक्टूबर तक का? महेश जी, छोटा जवाब। नहरी क्षेत्र में जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते अब किसी भी कीमत में। ओके, वो नुकसान जो हो चुका है वो हो चुका है। ये सब है ना, आने वाले समय में जब गंगानगर हनुमानगढ़ में फसल आएगी उस पीरियड में वो नजर आने लग जाएगा, क्योंकि मंडियों में माल की एरावल, मेड़ता, गंगानगर, हनुमानगढ़ की मंडियों में जब फसल चालू होगी तो वो आवक बहुत कमजोर रहेगी और धीरे धीरे 10-15 दिन में उसकी स्थिति बेकार हो जाएगी, मतलब वो आवकें कमजोर हो जाएंगी, ऐसी स्थिति मेरे को नजर आ रही है। जी, अब ये बताइए, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर ये बड़े बेल्ट है, यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या हालचाल है? छोटा जवाब रखिएगा सर। बीकानेर के एरिया में मोट में काफी लोग ट्रांसफर हो चुके हैं, मोट और मूंग में। और जैसलमेर एरिया में ज्यादा बरसात पिछले काफी वर्षों की स्थिति में सबसे ज्यादा बरसात होने से वहां भी मोट में कुछ लोग ट्रांसफर हुए हैं। बीकानेर और जैसलमेर में काफी जगह खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से झरने बह रहे हैं, जिस तरीके से झरने वहां पे बह रहे हैं सर, वहां पे ये स्थिति है कि जैसे हमारे यहाँ आम एरिया में झरने बहते हैं ना, इस तरीके से जैसलमेर में पहली बार मैंने इतिहास में झरने बहते देखे सर। ये स्थिति है सर, मतलब बहुत बुरी स्थिति है सर वहां की। आप ग्राफिक में देखिएगा, मैंने भेजे आपको वीडियो, उसमें पानी भरा हुआ है खेतों में, बहुत स्क्रीन पर भी दिख रहा है महेश जी। अब मेरे को बताइए सर, पिछले साल तो उत्पादन काफी ज्यादा होने की बातचीत कह रही थी और वो प्राइस पर भी दिखा, उस तरह के प्राइस बढ़े भी नहीं। हालांकि आंकड़ा बहुत ये होता है, बहुत लोगों के घर में भी पड़े रहते तो एकदम सटीक आंकड़ा निकालना भी मुश्किल होता है। इस बार क्या लग रहा है आपको, पिछले साल से कितना कम उत्पादन हो सकता है और कितना होने की संभावना आप लोग लगा रहे हैं? सर मेरा अनुमान ये है कि पिछले साल मैंने सर्वे किया था तो मेरे को ना 15 सितंबर से 25 सितंबर तक बढ़िया बरसात होने के बाद में मेरे को खुद को भी बदलना पड़ा और फसल को मैंने ना प्लस मान लिया और मैंने इसमें ना 80 लाख बोरी समथिंग इस फसल को माना था पिछले साल। और काफी लोगों को बोला भी था कि 80 लाख बोरी से फसल कमजोर नहीं आएगी। लेकिन इस बार जो नहरी क्षेत्र है वो पिछले साल जो 4 से 5 बोरी का उतारा दिया था गंगानगर, हनुमानगढ़ और मेड़ता इस एरिया ने, वो अब उतारा नहीं देगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ मुश्किल से 2 से 2.5 बोरी में खत्म हो जाएगा। मेड़ता पूरा लगभग नष्ट हो चुका है और रावला, गड़साना और खाजूवाला एरिया है वो भी नहरी क्षेत्र तो पूरा खराब हो चुका है। बिरानी एरिया है उसको 2 अक्टूबर को एक बरसात चाहिए, 2 से 15 अक्टूबर के बीच में एक अच्छी बरसात चाहिए। अगर वो बरसात होती है तो वो जिंदा बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा सर। आगे आने वाले समय में उसके लिए बहुत अच्छी बरसात चाहिए बिरानी एरिया के लिए, जब भी वो बच पाएगा, नहीं तो वो नहीं बच पाएगा। नहरी जरूर हाफ हो चुका है, ये पक्की बात है। बिरानी अभी अच्छा है लेकिन उसको पानी की सख्त आवश्यकता है आगे। तो ओवरऑल क्या एक नंबर बता दीजिए, 10 सेकंड में बताइए सर। नंबर ये लगता है मेरे को कि मुश्किल से 60 लाख से ऊपर हम अब की बार प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे। ओके, 60 लाख राजस्थान के अंदर 60 लाख से ऊपर प्रोडक्शन में किसी भी कीमत में नहीं जाएंगे। हाँ, इसमें अगर जो बिरानी एरिया में कुछ गड़बड़ होता है तो हम उत्पादन में और भी कटौती कर सकते हैं। शुक्रिया महेश जी, आपने वक्त निकाला और हमारे लिए ग्वार के बारे में बताया कि ग्राउंड पर आपने क्या देखी है और आपकी एनालिसिस क्या कह रही है। आपकी रिपोर्ट है जिसमें आप कह रहे हैं कि 60 लाख के आसपास आप लोगों ने उत्पादन का अनुमान लगाया, जो पिछले साल से कम आपको लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते, ग्वार पर टेक्निकल राय ले लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी बताइए क्या लग रहा है, आज तो नरमी दिख रही, करीब 1.5% की गिरावट है ग्वार में, क्या और गिरावट बढ़ेगी या खरीदने का समय है? विष्णु जी देखिए, ग्वार सीड जो ग्वार पैक है अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही है, करीबन पिछले 4 महीनों से ऊपर में करीबन 5400-5500 और नीचे में करीबन 5000 इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि अभी फिलहाल रेंज में ही रहेगा, वैसे ही यहाँ पे रेंज में आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई खास अभी
प्राइसेस में कोई ज्यादा चेंज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नीचे में अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो नीचे करीबन 5250 और ऊपर में करीबन 5400, ये रेंज वॉच शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है इसी रेंज में प्राइस रहेंगे। और अगर हम ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो यहाँ पर एक सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे और नीचे में करीबन 10,000 और ऊपर में करीबन 11,000 इस रेंज के बीच में सस्टेन हो सकते हैं। तो ज्यादा तेजी मंदी यहाँ पे नहीं दिख रही। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से बारिश हुई है और जिस तरीके से क्रॉप डैमेज की सामने खबर आ रही है उसका इम्पैक्ट जरूर भावों में आ सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि भाव कम होने की वजह से फिजिकल मार्केट में कहीं ना कहीं खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। तो अगर ये खरीदारी कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको एक बाउंस बैक आ सकता है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि प्राइस ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में है, यहाँ से हम ज्यादा मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है कि ग्वार पैक में एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये जो सपोर्टिव है, फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बारिश से भी फसलों को नुकसान हो रहा है, उत्पादन भी कम होने की बात कर रही है, किसान भी शिफ्ट हुए हैं, तो उसका फायदा आगे चल के ग्वार कीमतों को मिल सकता है, ऐसा अनुज जी को लगता है। चलिए, सोयाबीन को लेकर एक खबर थी, वो खबर ये है कि सोयाबीन और उड़द की एमएसपी पे खरीद होगी। सोयाबीन के किसान गिरते भाव की वजह से काफी परेशान थे, लेकिन अब सरकार ने राज्यों को और जो एजेंसीज हैं नाफेड, एनसीसीएफ, उन राज्यों को अब जिम्मेदारी दे दी है कि वो खरीद सेंटर बनाएं। 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदारी होगी और 7,400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर उड़द की खरीदारी होगी। और ये 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में खरीदारी के लिए सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। चलिए, अब मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स पे बातचीत नहीं होती, बहुत वक्त कम है। आप बताइए सबसे पहले बिटुपन, आपकी पसंद क्या है? 20 सेकंड में बता दीजिए सर। में कॉपर में डिफेंसिव एक ट्रेड बनेगा, 7-8 थोड़ा पुल बैक में आता है तो मेरे हिसाब से सेल करना चाहिए। उसे टारगेट ऑफ 776, स्टॉप लॉस 794 के ऊपर। आप सेल करने की सलाह दे रहे हैं बिटुपन? हाँ, कॉपर में 788 के आसपास सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। ओके, कॉपर को। ठीक है। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है? कोई एक कॉल बता दीजिए बेस मेटल्स में आज। कॉपर में मेरा भी व्यू नेगेटिव रहेगा क्योंकि लास्ट वीक जो डेटा आए थे नेगेटिव थे, पीएमआई और सीपीआई चाइना के। 787 के आसपास सेल करें, स्टॉप लॉस हम 791 का रखें और टारगेट नीचे में 782 का मेंटेन करके चलें। ओके, जिंक में क्या करना चाहिए अनुज जी? छोटा जवाब 10 सेकंड में। देखिए, बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। सडन की स्ट्रेटेजी रहेगी 257 के आसपास मिले तो बिकवाली करें, 261-80 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 250-240 तक देखा जा सकता है। इंट्राडे और वीकली पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटुपन आपका, देव्या गगलानी आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एफएनओ जंक्शन लेकर हम आपके लिए